हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर और उसके भेदों के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था स्वर और उसके भेदों के बारे में, जो उसमें बताया था मैंने कि उच्चारण और बनावट के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है हिंदी व्याकरण की। ठीक, तो इसके दोस्तों हम 3 भेद करते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पिछले में हमने यही किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और उसमें एक था संयुक्त दीर्घ स्वर करके था। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी स्वर हमें 11 ही प्राप्त होते हैं। और जिसमें हम पहले बात करें ह्रस्व स्वर की, तो इसे हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? ये मूल स्वर है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बाकी स्वरों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? ये आपको 4 मिल जाते हैं: अ, ई, उ और री। तो ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? ये एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं, क्योंकि हम मात्रा के आधार पर इनका भेद कर रहे हैं। तो एक मात्रिक होते हैं। अ में ई, उ, री, ये सब क्या है? एक मात्रा है। इसमें बहुत ही कम समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा स्वर है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसे हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसमें क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसे हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ह्रस्व स्वर से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि अगर हम अ और अ मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होता है आ। ठीक इसी प्रकार से बाकी स्वरों का भी निर्माण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है। कितने हैं दोस्तों? तो 4 और 7, ये क्या हो गए आपके? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा स्वर है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसमें कोई स्पेसिफिक स्वर नहीं है। इसे हम बस उच्चारित करते हैं, किसी को बुलाने के लिए करते हैं या किसी मंत्र उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं? मंत्र उच्चारण के लिए। जैसे आपने देखा होगा ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके ओम, तो इसमें क्या हो रहा है? ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि तिगुना समय लग रहा है। इसमें एक मात्रा का, इसमें 2 मात्रा का, और इसमें हम क्या कह सकते हैं? त्रिमात्रिक। ये क्या है दोस्तों? त्रिमात्रिक स्वर है। क्या है दोस्तों? त्रिमात्रिक स्वर है। त्रिमात्रिक स्वर है, और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? इसमें 3 का अंक बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? 3 मात्राओं जितना समय लगता है। ये जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है? ये मात्राओं को दर्शाता है कि इसमें क्या लगा है? तिगुना समय लगा है। जैसे ओ म, हम चाहे तो ऐसे भी ओम लिख सकते हैं, लेकिन ये उचित है, क्योंकि हमें क्या करना है? इसमें तिगुना समय लगाकर हम ओम का उच्चारण करते हैं। आप ओम बोलेंगे तो आपको तिगुना समय लगेगा, इसलिए इसे कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। अब बात करें दोस्तों कि इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि अग्र स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है। तो उसकी बात करें दोस्तों, तो ये आपकी क्या है दोस्तों? ये आपकी जीवा है, यानी कि जीभ है। जीभ को हम 3 भागों में बांट देते हैं। ये 3 भागों में हमने बांटा। ये पहला भाग, वो आगे वाला भाग को हम कह देते हैं अग्रभाग, यानी अगला भाग। अगला भाग क्या हो गया? अग्रभाग हो गया। बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य भाग। और जो पीछे का भाग उसे क्या कहते हैं? पश्च भाग। तो अग्रभाग से जो हमारे स्वर का उच्चारण होता है वो स्वर है आपका ई, ए,
ये क्या है दोस्तों, ये अग्रस्वर है। ये क्या है दोस्तों, ये अग्रस्वर है। और बीच वाले भाग से यानी मध्य भाग से हमें क्या प्राप्त होता है, अ। सिर्फ एक स्वर प्राप्त होता है, अ। यानी मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से किस चीज़ का उच्चारण होता है, अ का उच्चारण होता है। ठीक उसी प्रकार पश्च स्वर यानी कि जीभ के सबसे पिछली छोर से हमें क्या मिलता है, आ, उ, री, उ, ओ और अ। तो ये होते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि अग्र भाग से, जीभ के अग्र भाग से कौन कौन से स्वर उच्चरित होते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लेगा कि ई, मान लीजिए आपको दे देगा इसमें से ई, अ और आ दे दिया और पूछा कि इसमें से अग्र स्वर कौन सा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ई क्या है, छोटी ई क्या है, बड़ी ई क्या है, ए और ए क्या है, ये अग्रभाग वाले स्वर हैं जीभ से। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम बात से करें कि और भी जो स्पर्श के तौर पर जो स्वर उत्पन्न होते हैं, जो स्पर्श करते हैं हमारे मुख में तरह तरह के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठों को, वो कौन कौन से हैं। तो स्वर की बात करें तो कंठ से हमें मिलता है अ और आ। आप उच्चारित करके देख सकते हैं, अ, आ, यानी कि हमारे कंठ से निकल रहा है, अ और आ। ठीक उसी प्रकार से तालु, ई। आप जब क्या करेंगे, जब आपकी जो जीभ है वो क्या करेगी, तालुओं को छुएगी, आपके तलुओं को छुएगी, तो आपके इसका उच्चारण होगा स्वर का ई, नीचे वाले तलुओं को। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार मूर्धा से आपका री क्या होता है, री का उच्चारण होता है। ठीक उसी प्रकार से ओष्ठ, जब हम ओष्ठ को अपने गोल, दोनों होठों को आप गोल आकृति में बनाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ऊ और ऊ प्राप्त होगा। देख रहे होंगे आप, मेरा उच्चारण करते समय मेरे दोनों होठ क्या हो रहे हैं, वो गोलाकार हो जा रहे हैं, ऊ। ये क्या है दोस्तों, ये ओष्ठ से यानी कि ओठों से उच्चरित हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से जो उच्चरित होता है उसे हम कहते हैं कंठोष्ठ। तो उसमें है ओ और औ। कैसे है दोस्तों, ओ कैसे बनता है, ओ बनता है आपका अ और ऊ मिलाकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो अ कहाँ से उच्चरित हो रहा है, कंठ से, और ऊ कहाँ से उच्चरित हो रहा है, ओष्ठ से। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कंठोष्ठ हो जाएगा, और कंठोष्ठ से हमें क्या मिलेगा, ओ। ठीक उसी प्रकार से औ भी है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि स्वर क्या है और उसके भेद कितने हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि बनावट या संरचना के आधार पर कितने स्वर हैं, कितने भेद हैं और उसमें कौन कौन से स्वर हैं, और उसी प्रकार से उच्चारण और मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन के भेद कितने हैं और अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व ये सब क्या है, कहाँ से आता है, कैसे उच्चरित होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।